हेलो एवरीवन। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के छोटा लेक्चर प्लेलिस्ट में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अरुण एंड आप देख रहे हैं हीलियोस साइंस। क्वेश्चन है एक्सप्लेन कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में बताता है, उसका मैग्नीट्यूड। एंड हाउ इज इट सिमिलर टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ लिया था। ये हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताता है। इन बातों का ध्यान रखें, शुरू करते हैं। तो कूलम्स लॉ कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। दो पॉइंट चार्जेस, एकदम छोटे चार्जेस, उनके पास कुछ चार्ज है लेकिन उनका साइज बहुत कम है। बेसिकली पॉइंट चार्ज मतलब ये दोनों एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दो पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2। इनका अपना अपना कुछ चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस है R, और ये कहाँ पे रखे हुए? वैक्यूम में रखे हुए। ठीक है, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑब्वियसली ये दोनों आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कुछ ना कुछ रहेगा इनके बीच में, क्योंकि दोनों चार्जेस है। लाइक हुए तो रिपल करेंगे, अनलाइक हुए तो अट्रैक्ट करेंगे। तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ के हिसाब से दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, मतलब Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट जो होगा। ठीक है, एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई होप डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन आप सबको क्लियर है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता था आप अगर एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा, या फिर अगर एक क्वांटिटी को आप कम कर रहे हो तो दूसरा क्वांटिटी भी कम होगा। ये होता था डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आपने 8th क्लास में पढ़ा है ये। और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या था? इनवर्स प्रोपोर्शन था जब आप एक क्वांटिटी को बढ़ाते हो तो दूसरा क्वांटिटी आपका कम हो जाता है, या फिर एक क्वांटिटी को कम करते हो तो दूसरा क्वांटिटी आपका बढ़ जाता है। इसमें उल्टा उल्टा चलता है, एक को बढ़ाओ दूसरा कम, इसको कम करो दूसरा बढ़ गया। इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, इतना याद होगा आपको। तो अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मिला दूं तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी को अगर मैं इक्वालिटी बनाना चाहता हूं, क्या करना पड़ता है? एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो कांस्टेंट जो है वो K है। K क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आपको। K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये हो गया आपका कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। अब हम लोग बात करेंगे इस कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, तो K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या चीज होता है? पाई तो आपको पता ही है 3.14। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज होता है? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी क्या चीज होता है फ्री स्पेस का, वो समझते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू परमिट और ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक फील्ड। हर मटेरियल का अपना अपना एक एबिलिटी होता है कि वो कितने अच्छे से एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने आप में से पास होने देता है। जैसे स्कूल में आप लोग पढ़ते हो, किसी बच्चे को तो टीचर तो सबको सेम पढ़ाता है, किसी बच्चे को तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये हर बच्चे का अपना एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, सिमिलरली हर मटेरियल का भी एक प्रॉपर्टी होता है कि वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, बट उसको अपने अंदर से कितने अच्छे से पास करने दे रहा है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। इसी को बोलते हैं परमिटिविटी। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, क्योंकि हमारे दोनों चार्जेस वैक्यूम में थे।
कंडक्टिविटी ऑफ फ्री स्पेस को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो आप देख रहे हो एप्सिलॉन नॉट, यही चीज है। इसका वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है कांस्टेंट, ये वैल्यू आपको याद रखना है, 9 × 10⁻⁹। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है निकाल लेते हैं एक बार। यूनिट हालांकि आपको याद रखना है, ठीक है, बट मैं निकालना भी सिखा दे रहा हूं। तो हमने क्या पढ़ा? फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। अब आप अगर K को RHS में छोड़ दो, बाकी सब कुछ LHS में ले जाओ, तो फोर्स इंटू R² /Q1 Q2, ये हो गया। ठीक है, अब फोर्स का होता है न्यूटन, R² का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे Q1 और Q2 का होता है कूलम, तो कूलम इंटू कूलम आपका हो जाएगा कूलम स्क्वायर। तो आपका इसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आया समझ में? अब ये तो हो गया पूरा के का, पूरा कांस्टेंट का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है कि सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का कितना वैल्यू होता है, उसे भी कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है, आप इस चीज को आप इक्वेट कर दो इसके वैल्यू के साथ, 9 × 10⁻⁹। फिलहाल मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, घिचड़ पिचड़ हो जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट आप अगर ऊपर ले गए और 1/4 पाई, यहाँ पे 9 × 10⁻⁹ अगर नीचे लेके आते हो, पाई का वैल्यू 3.14 पुट करो, 4×9 = 36 इंटू 3.14 करो, और 10⁻⁹ इसको ऊपर ले जाओ, जो भी जैसे भी मैथ सॉल्व करते हो उसको करो। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपका आ जाता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट क्या आ जाएगा? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब 4 पाई का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा? मैं अगर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाऊंगा, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट इसी का उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आया समझ में? 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसके आगे यूनिट लगा लो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद रहे ये नाम, आगे आप परमिएबिलिटी भी पढ़ोगे, तो डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन द टू। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, कूलम्स लॉ का ग्रेविटेशनल लॉ से क्या सिमिलैरिटी है। पहले तो आप कूलम्स लॉ में ये वैल्यू जरूर याद कर लेना, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है, और कभी कभार ये वैल्यू भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है स्कूल एग्जाम्स वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्रेविटेशन लॉ के साथ क्या सिमिलैरिटी है। तो 9th क्लास में याद करो, आपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में पढ़ा था, अगर आपके पास दो मासेस है m1 एंड m2, अलग अलग मासेस हैं, इनके बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है मान लो r है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ बोलता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, मैं Fg से डिनोट कर रहा हूं, is directly proportional to the product of masses and it is inversely proportional to the square of the distance between them। ये पढ़ा था आपने 9th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर। इन दोनों को मिलाओगे तो आपका हो जाएगा is directly proportional to m1 m2 by r², फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। और प्रोपोर्शनैलिटी को अगर इक्वालिटी बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक कांस्टेंट। तो क्या कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है। ठीक है, तो आपका कैपिटल जी से इसको हम लोग डिनोट करते थे। ठीक, तो कैपिटल जी का वैल्यू होता था आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ लिया। अब कूलम्स लॉ तो हम अभी पढ़े। कूलम्स लॉ क्या कह रहा था? सेम, काफी सिमिलर था। उसमें मासेस के जगह उसमें चार्ज था। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए रिजल्ट ऑफ मासेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए रिजल्ट ऑफ चार्जेस। तो उसमें थे चार्जेस, दो चार्जेस, Q1 एंड Q2, और उनके बीच में था सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R। तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और क्या पढ़ा हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को मिला दिए तो हमको मिला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम इक्वालिटी करना चाहते हैं तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते कांस्टेंट से, जो कि हमने देखा इस केस में 1/4πε0 था। देखो सिमिलर है, काफी हद तक सिमिलर है। कांस्टेंट का वैल्यू हमने क्या पढ़ा? 1/4πε0 जो था उसका वैल्यू हमने पढ़ा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे देखो केजी स्क्वायर, यहाँ पे कूलम स्क्वायर। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज अ रिजल्ट ऑफ मास, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ रिजल्ट ऑफ चार्ज। देखो काफी हद तक सिमिलर है दोनों। आया समझ में? अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों को मैंने 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया है। प्रोटॉन के पास भी मास है, इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है, तो दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा। प्रोटॉन के पास भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज है, तो दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो फाइंड करेंगे इसमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका कितना हो जाएगा? मैं अभी वैल्यूज नहीं डाल रहा हूं। के मतलब 9 इंटू 10⁹ के चार्ज दोनों का कितना हो जाएगा? प्रोटॉन का चार्ज भी E से डिनोट करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम ही होता है, E से ही डिनोट करते हैं, बस प्लस माइनस का अलग अलग होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो मैं इसको के ई स्क्वायर लिख सकता हूँ। के Q1 Q2 दोनों चार्ज सेम, तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर तो 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ऊपर आ गया के ई स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? कैपिटल जी मतलब 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 इंटू m2। इसमें मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। और फिर से दोनों के नीचे आर, आर तो 1 ही है तो आर का स्क्वायर 1। ठीक है, मैं ये सारे वैल्यूज साइड में लिख देता हूं, आपको इजी हो जाएगा कैलकुलेट करने में। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये सारे वैल्यूज मैंने लिख दिए यहाँ पे। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी, और 1/4πε0 का सबका वैल्यू मैंने लिख दिया है। आप बस अब इन वैल्यूज को पुट करोगे। आपको क्या निकालना था? एफ ई बाई एफ जी निकालना था। तो एफ ई हो गया आपका के ई स्क्वायर। के ई स्क्वायर, ई क्या था? ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इसको ई से डिनोट करते हैं। और एफ जी, एफ जी क्या है? कैपिटल जी, कैपिटल जी का वैल्यू मैंने डाल दिया है। और मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों मैंने रख दिया है। दोनों का वैल्यू अगर रख दोगे आपका ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻39 के आसपास कुछ आएगा।
कुछ इसके आगे डेसिमल हो सकता है, बट उस डेसिमल को अगर इग्नोर कर भी दे तो 10 टू द पावर 39 आएगा। तो मतलब आप समझ सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ज्यादा वीक है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो, दो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। अगर इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स 1 न्यूटन लग रहा है तो फिर इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 इंटू 10 टू द पावर 39, मतलब सोच रहे हो 1 के पीछे 39 जीरोस, इतने न्यूटन्स लगेंगे। आ रहा है समझ में? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी पावरफुल एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आया समझ में? ये नंबर आप याद रखना। हालांकि ये कैलकुलेशन ज्यादा आता नहीं है तो टेंशन मत लो, बट या यू शुड रिमेंबर दिस नंबर कि कितना टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, कमेंट में लिखो यो टीचर समझ में आया एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। See you in the next video, and yes, do check out the other videos in this playlist. Bye.